हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। ठीक है बच्चों, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एक तो हमने जो उम्मीद सीरीज शुरू की थी वो तो चली रही है लाइव। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा भी रहता है कि उन्हें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक उन्होंने पढ़ रखे हैं। तो ये क्या आपको ऐसे यूट्यूब पे ही आपको ये मिल जाएगा। नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस करके ये सीरीज है जिसमें सारे जो चैप्टर्स हैं, सारे अध्याय, जूलॉजी के भी, बॉटनी के भी, यानी पूरी बायोलॉजी का जो सिलेबस है, हम क्या करेंगे, प्रतिदिन आपको एक अध्याय के बहुत सारे सवाल, आप उन्हें कह सकते हैं MIQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिनके इस बार नीट के एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा गया है कि हम सवालों को कुछ इस तरीके से डिजाइन करें कि दो चीजें जो हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएं। एक तो ये कि वो सवाल ऐसे हों जो सिर्फ संख्या बढ़ाने का काम ना कर रहे हों, कि भाई हमने ये टारगेट ले लिया कि नहीं 1.5 घंटे का अगर एक लेक्चर हमको शूट करना है तो हमने बिना मतलब के सवाल बना दिए। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा। सवाल जो क्या सवाल इस तरीके से बनाए जाएंगे, 20 सवाल बनाए जाएं और चाहे 200 सवाल बनाए जाएं, सवाल इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, सवाल इस तरीके से, लेक्चर इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि एक तो पूरा चैप्टर कवर हो जाए, क्या हो जाए, पूरा का पूरा जो अध्याय है, पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपका कवर हो जाए। और दूसरी बात, सवाल ऐसे हों जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है और बढ़ जाए। सब्जेक्ट के प्रति जो है, अगर कोई चीज ऐसी है कि कहीं पर डाइसी कंडीशन है, आप दुविधा की स्थिति में हो, तो ऐसी चीजें भी क्या हो जाएं, वो दूर हो जाएं और सवालों के नीट के एग्जाम में आने की संभावना जो है वो काफी ज्यादा रहे। ऐसे सवाल नहीं डिस्कस करने हैं जिनके नीट में पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है। ठीक है, तो जीव जगत यानी कि लिविंग वर्ड, ठीक है, इस चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे बेटा। और कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर इस चैप्टर का कुछ पार्ट एनसीईआरटी ने हटा दिया है। देखो बच्चों, इस साल नीट के सिलेबस में सब कुछ वैसा ही पूछा जाएगा जैसा कि अभी तक एनसीईआरटी के सिलेबस में था। ठीक है, आगे एनटीए क्या घोषणा करता है, आगे एनटीए से क्या बातचीत होती है, वो बात की बात है। राइट, कौन से चैप्टर हटे या नहीं हटे हैं, या किस चैप्टर के टॉपिक हटाए गए हैं, इससे आपको क्या करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपने साल भर जो पढ़ा है उसी पढ़ाई के हिसाब से आपका पेपर होगा और आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। राइट, चलिए पहला सवाल देखते हैं बेटा। इस नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं इस पहले सवाल के साथ। निम्न में से कौन मस्किडी कुल में आता है। राइट, बताइए। मस्का डोमेस्टिका, ये सुना है आपने नाम। जब आप टेबल सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान से सुनिए, टेबल नंबर 1.1 सारणी क्रमांक 1.1, तो वहां पर उन्होंने क्या किया, आपको मस्का डोमेस्टिका के बारे में पढ़ाया है। किसके बारे में पढ़ाया बेटा, मस्का डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा बेटा। अगला सवाल देखिए, कह रहा आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम, ठीक है, आम का कैरोलस लीनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। चलिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, आई को कैपिटल कर देते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये क्या है, उन्होंने लिखा हुआ है कि कैरोलस लीनियस ने आम का कौन सा नाम दिया था, उसका सही रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला तो हम लोग क्या करेंगे, जो वंश को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल लेटर से शुरू होगा। ठीक है, दूसरा जो जाति संकेत पद है स्मॉल लेटर से शुरू होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आप देखिए पहले ऑप्शन में क्या हो रहा है बच्चों, पहले ऑप्शन में दोनों कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं। एम कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, आई भी कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, तो ये नहीं होगा आंसर। इसमें एम जो है स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है। अच्छा, इन दोनों में मैं क्या कर रहा हूं, इसको अंडरलाइन किए दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप समझ जाएं कि ये इटैलिक्स। ठीक, इधर देखिए क्या कह रहा है, इसमें चौथे ऑप्शन में एम ऐसे शुरू किया है स्मॉल लेटर के साथ, और इधर क्या शुरू किया है, कैपिटल लेटर के साथ। ऐसा नहीं, उल्टा होना चाहिए था, ये कैपिटल लेटर के साथ शुरू होना चाहिए था, बड़े अक्षर के साथ शुरू होना चाहिए था, और इंडिका का जो आई है वह छोटा होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दो ऑप्शन है जो सही हो सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट का नाम संक्षेप में लिखते हैं। तो लीनियस ने जो लिखा था वो क्या था, मैंगी फेरा इंडिका लीनियस,
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर ये ऐसे भी लिख के आ जाएगा कि मैंगी फेरा हैंड रिटेन है, तो क्या करेंगे ऐसे बेटा, इसको अंडरलाइन कर देंगे, इंडिका सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, और एल ऐसे भी लिख के आ सकता है। तो एम कैपिटल आई स्मॉल हैंड रिटेन है, तो क्या करेंगे अंडरलाइन कर देंगे और एल। ठीक है, संक्षेप में वो ऑथर, वो वैज्ञानिक, वो वर्गीकीविद, वो टेक्सोनोमिस्ट जिसने टेक्सोनॉमी के दौरान सही नाम दिया होता है, उसे हम संक्षेप में लिखते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा पादपालय पत्र के नाम पत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित नहीं होती। बच्चों ये हार्बेरियम की बात कर रहे हैं। हार्बेरियम फाइल आपने बचपन में बनाया भी होगा, हार्बेरियम फाइल, उसमें क्या होता है, जो सीट है हार्बेरियम का, जैसे आप देखिए ये इस तरीके से ये हार्बेरियम फाइल है। ठीक है भाई, और इस हार्बेरियम फाइल में आप क्या करते हैं बताइए, यहां पर इस तरीके से एक पत्ती चिपका देते हैं, एक क्या करेंगे लीफ लगा देंगे भाई, और ये इधर आप देखेंगे कि कुछ एक चीजें जो है वो लिखी हुई होती हैं। ठीक है, कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं। स्थानीय नाम, लोकल नेम लिखा होता है या नहीं लिखा होता, लिखा होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें ये बताना है कि क्या लिखा नहीं होता। हमें क्या बताना है बेटा, कि क्या लिखा नहीं होता। तो आपने देखा कि जो स्थानीय नाम है वो तो लिखा रहता है। ठीक है, संग्रह की तारीख लिखी रहती है, संग्रहकर्ता का नाम लिखा रहता है। ठीक है, पौधे की ऊंचाई ये नहीं लिखते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, स्थानीय नाम, पौधे की ऊंचाई, संग्रह की तारीख, संग्रहकर्ता, इसमें जो पौधे की ऊंचाई है वो आपको नहीं लिखनी होती है। अगला देखिए, कह रहा घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए कॉलम 1 में मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। बच्चों हमें क्या करना है, घरेलू मक्खी यानी वही क्या हो जाएगा, मस्का डोमेस्टिका। पहला सवाल बीसी का था, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो फैमिली जो है मस्केडी हो जाएगी, मस्केडी लिखा हुआ मस्केडी, फैमिली यानी कि कुल, तो इसको हम इसके साथ मिला देंगे। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, देखो भाई जल्दी से देखो, आर्थ्रोपोडा होता है ये, आर्थ्रोपोडा, यानी कि जो ए है उसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा बेटा, राइट। फाइलम क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलो देख लो, इससे मैच हो जाएगा तो बाकी चीजें मिला लेंगे। तो ए की जगह ए को हम किससे मिलाएंगे, थर्ड के साथ मिलाएंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन है बेटा, ये तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया, क्योंकि ए की जगह क्या लिखा हुआ, फोर्थ, इंसेक्टा लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा, राइट। चलिए इधर देखिए भाई, इसमें थर्ड लिखा हुआ है और हमने चौथा मिलाया हुआ है, चौथे का क्या हो जाएगा, दूसरा, चौथे का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप मैच करा सकते हैं। आप चाहें तो बाकी की सारी चीजें भी मैच करा सकते हैं, जैसे क्लास इंसेक्टा हो जाएगा, क्लास क्या हो जाएगा, इंसेक्टा, और ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिप्टेरा। अगला देखिए, कह रहा नीचे दिए गए 4 कथनों ए से डी का अध्ययन कीजिए और उनमें से सही कथन चुनिए। बेटा इसमें आपको क्या है, 4 कथन दिए गए हैं, जो सवाल है इसमें 4 कथन दिए गए हैं, और इन 4 कथनों में से, ठीक है भाई, इन 4 कथनों में से आपको क्या करना है, ठीक है, अध्ययन करना, और फिर हमें यह बताना है कि उसमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो कह रहा कि जैव स्पीसीजों की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर ने दी थी, ये सही बात है। प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है बेटा, बिल्कुल पड़ता है। द्विनाम पद्धति तंत्र आर.एच. विटेकर ने दिया था, नहीं लीनियस ने दिया था, ये भी गलत है। कह रहा एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं, सही बात है। एक कोशिकीय जीवों में क्या हो जाएगा, जनन और वृद्धि समानार्थक हो जाएंगे। भाई ये इस तरीके से क्या कोई एक कोशिकीय जीव है, अब इसमें आपने क्या करा दिया, विभाजन करा दिया, इसमें आपने क्या करा दिया बेटा, विभाजन करा दिया। तो इस एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाएंगे। भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, और अगर वो एक कोशिकीय जीव है तो हमेशा एक कोशिका का बना रहेगा।
अगर वह एक कोशिकीय जीव है तो हमेशा एक कोशिका का बना रहेगा। ठीक है, तो आप ये कहिए कि हमने एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण कर लिया, या आप ऐसा कह सकते हैं कि हमने एक कोशिकीय जीव से दो एक कोशिकीय जीव बना लिए। मान लीजिए कि अमीबा है तो एक अमीबा से दो अमीबा बन गया। ठीक है, या अगर न्यूक्लियस नहीं है तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गया। तो जो चौथा स्टेटमेंट है वो भी क्या है, सही है। तो पहला सही है, ए सही है और डी सही है ना। बी और सी क्या है, गलत है। ए और डी यही पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बेटे, फर्स्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट देखो, कह रहा कि नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों से संचालित है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नामकरण के नियमों के विपरीत है। ठीक है, जब आप क्या करते हैं बच्चों, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं या बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की, जैविक नामकरण पद्धति की या वैज्ञानिक नामकरण पद्धति की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या हो गया, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए, कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए। तो कह रहे हैं कि जो पूरी दुनिया पे फॉलो, मतलब जैसे मान लीजिए मैं यहां पर हूं उत्तर प्रदेश में या भारत में हूं, मैं एक टेक्सोनोमिस्ट हूं, तो मैं भी उन्हीं नियमों का पालन करूंगा। मेरा कोई फ्रेंड है जो यूएसए में रह के टेक्सोनॉमी का काम कर रहा है, या मेरी कोई फ्रेंड है जो इटली या जर्मनी में रह के ये काम कर रही है, या मेरा कोई दोस्त है जो किसी और कंट्री में ऑस्ट्रेलिया में रह के ये काम कर रहा है, तो उसे भी क्या करना रहेगा, इन्हीं नियम कायदों का कानूनों का पालन करना रहेगा। मान लीजिए कल को आपको लगता है कि नहीं, एमबीबीएस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इलाज नहीं करेंगे, हम टेक्सोनॉमी करेंगे। अब पैथोजन ढूंढिए, लैब में पैथोजन ढूंढिए, उससे काम करिए। तो आप जब उस पैथोजन का, कोई नया पैथोजन अगर आपको मिलता है और आप उसका नामकरण करना चाहते हैं, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, इन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जितनी बातें लिखी गई हैं उसमें से कौन सी ऐसी बात है जो उन नियमों से अलग है, जो उन नियमों के विपरीत है, जो उन नियमों से अलग है, या जो उन नियमों के क्या है बेटा, उनको फॉलो नहीं करती है, उन नियमों का उल्लंघन करती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या है, वो नियम पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो क्या है कि आपको नियम पता होना चाहिए कि हम किन नियमों के आधार पर, ठीक है जी, हम किन नियमों के आधार पर क्या करते हैं, यह वर्गीकरण का काम करते हैं। तो एक तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि लैटिन भाषा में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, लैटिन भाषा में। छपाई के दौरान क्या हो जाएगा, इटैलिक्स में। छपाई के दौरान इटैलिक्स। और अगर बेटा क्या है, हस्तलिखित है, हस्तलिखित है, तो अलग अलग क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन कर लेंगे, अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, वंश नाम, बड़ा अक्षर, बड़ा अक्षर, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा। फिर क्या हो जाएगा, जाति संकेत पद, स्पेसिफिक एपिथेट। और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर, छोटा अक्षर है भाई। ये चलिए, कह रहा है कि जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं और छपाई में तिरछा लिखते हैं, वही इटैलिक्स वाली बात है। तो क्या ये बात तो भाई सही हो गई। आगे देखिए, कह रहा है जैविक नाम को जब हम हाथ से लिखते हैं तो शब्द रेखांकित होने चाहिए, अंडरलाइन होने चाहिए, या क्या कह सकते हैं कि रेखांकित होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, सही है। कह रहा है कि जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि जैविक नाम हम लोग कौन सी भाषा में लिखेंगे, लैटिन भाषा में लिखेंगे। कोई भी शब्द जो जैविक नामों में या जैविक नामकरण में प्रयोग किया जाता है वह लैटिन भाषा का होता है। ठीक है, अगर वो शब्द लैटिन भाषा में नहीं है तो ये जिस भाषा से उठाया जाएगा फिर उसका क्या कर देंगे, लैटिनीकरण कर देंगे, लैटिनाइजेशन कर देंगे, वो शब्द लैटिनाइज्ड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, किसी भी भाषा से कोई शब्द उठाया जाए फाइनली वो लैटिनाइजेशन के बाद लैटिन भाषा का हो जाएगा। अगर आपको नाम लिखना है, अगर आपको क्या करना है, जैविक नामकरण करना है, तो आपको यही करना पड़ेगा। आप किसी भी भाषा का शब्द ले लीजिए, आप हिंदी का शब्द ले लीजिए, आप इंग्लिश का शब्द ले लीजिए, आप उर्दू भाषा कोई शब्द ले लीजिए, आप फ्रेंच का कोई वर्ड ले लीजिए, आप डच लैंग्वेज का कोई वर्ड ले लीजिए, आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोई वर्ड ले लीजिए, आप जर्मन भाषा का कोई शब्द ले लीजिए।
अगर आपको जैविक नॉमेनक्लेचर करना है, जैविक नामकरण करना है, तो बेटा ये सारे शब्द कौन सी भाषा में होंगे? लैटिन भाषा में होंगे। और लैटिन भाषा ही क्यों? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज, मृत भाषा है ये, ठीक है, परिवर्तन नहीं होते इसमें। तो एक बार जो नाम दे दिया गया, अगर वो सही है तो उसमें फेर बदल पॉसिबल नहीं है, फिर उसमें फेर बदल संभव नहीं है मित्रों। तो ये क्या गलत हो जाए? कह रहे जैविक नाम में पहला अक्षर वंश को, पहला अक्षर के बजाय हम लोग कहेंगे कि पहला शब्द वंश को तथा दूसरा जाति को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमें गलत पहचानना था, उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा बेटे? थर्ड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? देखो बेटा, सवाल करते समय आप क्या करिए, सवाल को पूरा पढ़िए और चारों ऑप्शन पढ़िए, ठीक है? क्योंकि नीट में कई बार ऐसा आपसे होता भी होगा कि सर हमें आ तो पूरा रहा था लेकिन सिली मिस्टेक हो गई, है ना बच्चों? मैं आपको एक चीज बता दूं, सिली मिस्टेक जैसा कुछ भी नहीं होता है। अपने अपनी बात है, अपने अपना लोगों का मानने का तरीका है, लेकिन मैं यही मानता हूं कि सिली मिस्टेक जैसा कुछ भी नहीं होता है। भी अगर ऐसा हो कि वो छोटी गलती जो आपकी नजर में एक सिली मिस्टेक है, एक छोटी गलती है, अगर कोई चीज क्या है आपकी नजर में छोटी गलती है, सिली मिस्टेक है, तो चार में से आपको क्या होना चाहिए? एक नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाना चाहिए। चार में से या तो आपको 1 नंबर मिल जाए या 2 नंबर मिल जाए या 3 नंबर मिल जाए कि भाई छोटी सी मिस्टेक है, 1 नंबर काट लेते हैं। सही है कि नहीं? तो मैं मान सकता था कि वो सिली मिस्टेक है, लेकिन आपको तो मालूम है नंबर तो मिलेगा 0, और इसके अलावा क्या होगा? चूंकि अगर आपने अटेम्प्ट किया तो -1 और हो जाएगा। तो सिली मिस्टेक जैसा होता नहीं है कुछ। इसलिए क्या करिए, पूरा सवाल पढ़िए ध्यान से, चारों ऑप्शन पढ़िए और फिर तसल्ली पूर्वक आंसर टिक करिए। निगेटिव होने से बेहतर है कि आप क्या करें, थोड़ा समय ले और सही आंसर करें। पर्याप्त समय होता है 3 घंटे 20 मिनट का, ठीक है? कह रहा पादपालय में शुष्कीकृत मतलब कि ड्राई, प्रेस्ड मतलब दबाए हुए, परिरक्षित पादप नमूने होते हैं। सही बात है। हार्बेरियम में आप क्या करते हो, फाइल वगैरह जब बनाते हो तो ड्राई लीफ को क्या करते हो, दबा के रख देते हो, है ना? दबा के रख देते हो, ठीक है? तो वही लिखा हुआ है। ड्राई जो होता है शुष्क यानी कि ड्राई, तो ड्राई करने के बाद, दबाने के बाद आप उसको कंजर्व कराते हो, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है बेटा सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा कि वानस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहण है। सही बात है। कह रहा कि संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीरों का एक संग्रहण है। नहीं, उसमें क्या है? इंसेक्ट बॉक्स रहेगा। इंसेक्ट बॉक्स में क्या हो जाएगा आप देखेंगे, जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े, वो रखे रहेंगे, ठीक है? स्केलेटन रखा हो सकता है, बहुत सारे सैंपल होते हैं। अगर आप कभी अपने स्कूल की लैब में गए होंगे, साइंस की लैब में या बायोलॉजी की लैब में, तो आपने देखा होगा ऐसे जार होते हैं, डब्बे होते हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन भरा रहता है और उसमें क्या इंसेक्ट वगैरह या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो ऑर्गेनिज्म रखे जा सकते हैं, छोटा सा ऑक्टोपस, किसी में फ्रॉग, है ना? आपने देखा होगा, राइट? तो वो सारी चीजें वहां पर होती हैं, तस्वीरों का संग्रहण नहीं होगा। कुंजी नमूनों को पहचानने के लिए वर्ग की सहायक है। सही बात है, ये एक टेक्सोनॉमिक एड है जो क्या करेगा, आपको पहचानने में, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। लेकिन हमें पहचानना क्या था बच्चों? हमें गलत कथन पहचानना था। तो जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आगे देखिए। हाँ, अब अपने को क्या करना है? कह रहा मात्रा में वृद्धि और व्यक्तियों की संख्या बढ़ोतरी वृद्धि के जुड़वा लक्षण हैं। अच्छा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मास का बढ़ना और नंबर का बढ़ना, तो ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा है उपापचयी, ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा उपापचयी क्रियाएं शरीर के बाहर एक विलगित कोशिका मुक्त तंत्र में समझाई जा सकती हैं। बिल्कुल, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है प्रयोगशाला में, फरक नली में आप करा सकते हैं, बिल्कुल समझाई जा सकती हैं, ठीक है ना? ये भी सही है। कह रहा है उद्दीपनों के प्रति चेतना, उद्दीपनों के प्रति चेतना सजीवों का एक परिभाषित गुण है। सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। देखो, चेतना क्या है? परिभाषित गुण है। चेतना सजीवों का परिभाषित गुण है।
सजीवों का परिभाषित गुण है, परिभाषित गुण है, यानी कि कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस की बात कर रहे हैं बेटा। एक टर्म और होता है सेल्फ कॉन्सियसनेस, सेल्फ कॉन्सियसनेस, सेल्फ कॉन्सियसनेस। बेटा जो सेल्फ कॉन्सियसनेस है यानी कि स्वचेतना, अपने बारे में अवेयरनेस, सिर्फ मनुष्यों में पाई जाती है, सिर्फ मनुष्यों में पाई जाती है, सिर्फ मनुष्यों में पाई जाती है। ठीक है जी। तो सेल्फ कॉन्सियसनेस जो है वह परिभाषित गुण नहीं है। सेल्फ कॉन्सियसनेस यानी कि स्वचेतना वह परिभाषित गुण नहीं है। लेकिन बेटा अगर आप बात करते हैं किसकी, अगर आप बात करते हैं चेतना यानी कि कॉन्सियसनेस की, तो वह सजीवों का परिभाषित गुण होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहे पौधों में कोशिका विभाजन, अच्छा खाली जगह होता है, जबकि जंतुओं में, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि जीवन पर्यंत या लगातार होता रहता है। जो मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र हैं जहां पर मेरिस्टेम पाया जाएगा, जंतुओं में क्या होगा, एक निश्चित आयु तक, एक निश्चित आयु तक। भाई इधर क्या इंडिफिनिट ग्रोथ है, अपरिमित, यहां पे कैसी होती है, परिमित। तो पौधों में केवल एक निश्चित, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। कह रहा पौधों में कैसा हो रहा है, लगातार, और जंतुओं में केवल एक निश्चित उम्र तक। दोनों में लगातार, ये गलत है। दोनों में केवल एक निश्चित उम्र तक, ये भी गलत है। ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पौधों में जो है वो लगातार होता रहता है, जीवन पर्यंत होता रहता है। ठीक है, हर पार्ट में नहीं होता, पौधे के हर पार्ट में हमेशा इंडिफिनिट ग्रोथ हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल प्लांट बॉडी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर प्लांट में क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक जोन। और उसके सेल क्या है, वह हमेशा विभाजित होते रहते हैं। वह हमेशा, यहां की जो कोशिकाएं हैं हमेशा विभाजन की अवस्था में होती हैं, हमेशा विभाजन की अवस्था में होती हैं, हमेशा विभाजन की अवस्था में होती हैं, है ना भाई। तो इस वजह से क्या होता है प्लांट की बात कर रहे हैं, पादपों की बात कर रहे हैं, पादपों यानी पौधों में। ठीक है भाई, तो पौधों में क्या होगा, लगातार होता रहेगा मेरिस्टेमेटिक जोन में। जंतुओं में एक निश्चित उम्र तक होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीवों का समूह विखंडन के द्वारा गुणित होता है। विखंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन किन में होता है, फ्रेगमेंटेशन। आंसर करो भाई, वीडियो को पॉज करो, आंसर करो फटाफट से, इंपॉर्टेंट सवाल है इस साल के लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। सारे इंपॉर्टेंट है, ये घोर इंपॉर्टेंट, द घोर इंपॉर्टेंट सवाल। जल्दी से पॉज करो वीडियो, आंसर करो, फिर मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। पहला कह रहा केचुआ, अमीबा, फंजाई। अच्छा, फिर कह रहा है केचुआ, फंजाई, बैक्टीरिया। फंजाई तंतुई शैवाल और मॉस के प्रोटोनिमा, यही सही आंसर हो जाएगा। अमीबा में क्या फिजन होता है ना। बैक्टीरिया में फिजन होता है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। हाइड्रा में क्या हो जाएगा, आप देखेंगे रीजनरेशन होता है, पुनर्जनन। तो फंजाई जो है, ठीक है, जहां पर तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाएंगी, याद रख लीजिए कि जहां कहीं पर भी, जहां कहीं पर भी, ये मैं आपको दे रहा हूं एएसपी पॉइंट, अति सुंदर पॉइंट, ठीक है ना, जहां कहीं पर भी तंतुमयी संरचनाएं पाई जाएंगी
जहां कहीं पर भी तंतुमयी संरचनाएं पाई जाएंगी। तंतुमयी संरचनाओं का मतलब आप कहेंगे फिलामेंटस स्ट्रक्चर। फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, वहां विखंडन हो जाएगा। पाए जाएंगे, वहां विखंडन हो जाएगा, या वह विखंडन से गुणित हो जाएंगे। वह विखंडन से गुणित हो जाएंगे। विखंडन से गुणित हो जाएंगे। ठीक है जी, ये वाली बात खतरनाक, अति सुंदर पॉइंट, याद रखिए इसको, भेजे में एकदम ठूस लीजिए बेटा, एग्जाम तक याद रखिए। इसी साल सेलेक्ट हुई, उसके बाद तो क्या अपने को वैसे भी नहीं पढ़ना, मेडिकल साइंस पढ़ेंगे फिर। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता? खच्चर, श्रमिक मधुमक्खी, अनउर्वर मानव युगल। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आप जानते हैं कि ये सब लोग प्रजनन नहीं कर पाते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सजीवों की बाहरी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया के लिए सही है? ठीक है, हम लोग कहेंगे कि बाहरी वातावरण उद्दीपन जो है भौतिक, रासायनिक या जैविक हो सकते हैं। ठीक है, सभी जीव प्रोकैरियोट से लेकर अधिकांश जटिल यूकैरियोट तक सभी वातावरण उद्दीपन के लिए संवेदी होते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, संचेतना और बाहरी उद्दीपन के लिए प्रतिक्रिया सजीवों का परिभाषित गुण है। सही बात है, सारे सही हैं भाई। आपको फिजिकल स्टिमुलस मिल सकता है, केमिकल मिल सकता है, बायोलॉजिकल मिल सकता है। आपको मिठाई की बढ़िया स्मेल आएगी, किसी को पनीर खाना पसंद है उसकी स्मेल आएगी। ठीक है ना, और अगर किसी को नॉनवेज जो भी है, चिकन मांस मच्छी खाना पसंद है, उसकी स्मेल आएगी, सलाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा। कोई ऐसे करेगा आप पलक झपकेंगे। ठीक है ना, कोई केमिकल उसके लिए आप रिस्पॉन्स करेंगे। तो क्या हो जाएगा? उद्दीपन कैसा भी हो सकता है, और बैक्टीरिया से लेके हम लोगों तक सब के सब क्या करते हैं? उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, उसको रिस्पॉन्स देते हैं, और इसीलिए ये क्या परिभाषित गुण है। तो सारी बातें सही हैं बेटे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कोई भी सदा जीवित नहीं रहता, फिर भी जिंदगी लगातार चलती है। यह कथन निम्न की भूमिका का वर्णन करता है। देखो मतलब, हाँ, कोई भी सदा जीवित नहीं रहता। जैसे मान लीजिए, इसमें एक ये बात हम लोग पढ़ लेते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में, जीवों में जनन वाले अध्याय में, कि जो एक कोश की जीव है वो क्या है? इमोर्टल है। ठीक है, बाकी कोई इमोर्टल नहीं होता। तो जो इमोर्टल नहीं, अगर उनके लिए देखा जाए तो आप बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि कोई भी इमोर्टल नहीं है, कोई भी सदा जीवित नहीं रहता, फिर फिर भी जिंदगी लगातार चलती रहती है। फिर भी जिंदगी लगातार चलती रहती है। फिर भी जिंदगी लगातार चलती रहती है। यह कैसे संभव है? तो यह रिप्रोडक्शन से संभव है। यह कैसे संभव है? रिप्रोडक्शन से संभव है। एक आज क्या है? एक जोड़ा है, एक युगल है आज, मेल और फीमेल। इन्होंने क्या किया? प्रजनन किया, इनकी संतानें उत्पन्न हुई। कुछ समय के बाद, साल 10 साल 20 साल 50 साल, अलग अलग लाइफ है ना, उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जीवन देखो स्पीसीज आगे कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी में लगातार है। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन की वजह से क्या है? जीवन जो है, जिंदगी लगातार चलती रहती है। राइट, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा सही लिखे हुए जंतु पादप जंतु नाम को चुने। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, ऐसे। तो इसमें क्या है? महंगी फेयर इंडिका दोनों आई 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 और एम दोनों कैपिटल्स हैं, ये नहीं होगा। इसमें होमोसेपियंस में दोनों कैपिटल्स हैं, ये नहीं होगा। पैंथेरा टाइगर्स में दोनों स्मॉल्स हैं, तो ये नहीं होगा। पाइसम सटाइवम को अगर आप देखें, पाइसम सटाइवम गार्डन पी होता है, गार्डन पी उद्यान मटर। पाइसम सटाइवम क्या होता है बताइए? गार्डन पी उद्यान मटर। तो इसका जो है, ये एक तरीके से बस ये बताना चाह रहे हैं कि क्या सही लिखा हुआ है। तो अगर आपको सारे नियम कायदे कानून पता है, आपको उत्तर आ जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक नामकरण के सर्वमान्य नियमों के लिए गलत है? ठीक है,
कह रहा जैविक नाम या तो लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होते हैं और या फिर इनका लैटिनीकरण होता है, मैंने डिस्कस किया था, ये सही बात। नेक्स्ट देखिए, कह रहे जैविक नाम में पहला अक्षर वंश को, यहां पर शब्द होना चाहिए, ज्यादा अच्छी बात। तो पहला शब्द वंश को सही है और दूसरा जाति को दर्शाता है। कह रहे जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं या छपाई में तिरछा इटैलिक्स लिखते हैं जो उनके लैटिन उद्भवन को दर्शाता है। कह रहा जाति संकेत पद को बड़े अक्षर में, ये गलत हो गया देखो, ठीक है, और गलत ही पूछा था कि कौन गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, आईसीबीएन है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नेमिंग, नहीं, गलत है ये। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लास ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखिए, बरगद का वैज्ञानिक नाम इस तरीके से लिखा जाता है, तिरछा इटैलिक्स में, फाइकस बेंगलियंसिस एल। उपरोक्त के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। अक्षर एल लैटिन भाषा को दर्शाता है, नहीं, नाम उल्टा लिखा जाना चाहिए। अच्छा, पहले ये और बाद में ये, नहीं, क्योंकि ये क्या है, वंश के बारे में बता रहा है, ये क्या है, जाति संकेत पद है। क्या है बेटा, जाति संकेत पद, तो ये क्या होगा, पहले आएगा, ये बाद में आएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि अक्षर एल वर्गीकरण विज्ञानी लिनियस को दर्शाता है, ये सही है। और ये क्या है, जाति संकेत पद है बेटा, वेंगलियंसिस जो है वो क्या है, जाति संकेत पद है, वह वंश का नाम नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड। अगला देखिए, द्विपद नाम पद्धति के जनक हैं अपना लिनियस, है ना, देखते ही आंसर टिक करेंगे बंधु, लिनियस। अगला देखें बेटा, कह रहे एक वार्गिकी पदानुक्रम में, मतलब टेक्सोनोमिक हायरार्की में फैमिली को किसके बीच में रखा जाता है। चलो भाई ये बताओ, फैमिली को किसके बीच में रखा जाता है, करो इसका आंसर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, किंगडम, सबसे पहले क्या होता है, किंगडम, ऐसे किंगडम, किंगडम से छोटा क्या हो जाएगा, फाइलम। प्लांट के लिए क्या टर्म यूज कर लेते हैं, डिवीजन। इनसे छोटा क्या हो जाएगा, क्लास। इससे छोटा क्या हो जाएगा, ऑर्डर। ऑर्डर से छोटा क्या हो जाएगा, फैमिली। फैमिली से छोटा क्या हो जाएगा, जीनस। उससे छोटा क्या हो जाएगा, स्पीसीज। यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जगत की, जगत से छोटा क्या हो जाएगा, फाइलम कह सकते हैं आप, या भाग कह सकते हैं, संभाग कह सकते हैं, प्रभाग कह सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, वर्ग। फिर क्या हो जाएगा, गण। फिर क्या हो जाएगा, कुल। फिर क्या हो जाएगा, वंश। और फिर क्या हो जाएगा, जाति। ठीक है ना, इस तरीके से। तो कुल के बारे में पूछा गया, कुल किसके बीच में है, तो गण और वंश के बीच में है। जगत व वर्ग, गण तथा वंश, तो वर्ग व गण नहीं, गण तथा वंश। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा बेटा, ऊपर गण है, फिर कुल है और फिर वंश है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम समान लक्षण होते हैं, सबसे कम समान लक्षण। देखो बेटा, जैसे जैसे आप क्या करोगे, जाति से जगत की तरफ जाओगे, जाति से जगत की तरफ, तो आपको क्या करना है, जब आप जाति से जगत की तरफ जाओगे तो ओवरऑल जो समान लक्षण हैं वह कम होंगे। ध्यान से सुनना, समान लक्षण कम होंगे, सामान्य लक्षण बढ़ेंगे, सामान्य लक्षण बढ़ेंगे, विशिष्ट लक्षण जो हैं वो भी कम होंगे। विशिष्ट लक्षण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आप ऐसे समझो कि आप हो, ठीक है, आप एक इंसान है, ह्यूमन, मानव,
और इधर हमने क्या ले लिया, हाइड्रा ले लिया, या कोई स्पंज ले लिया, या कोई पोरीफेरा का मेंबर ले लिया, दोनों का जगत सेम है, दोनों का क्या है, जगत जो है एक समान है, लेकिन सिमिलरिटी कितनी कम है, सोच के देखो आप। लेकिन एक मानव है और दूसरा मानव है, इनके बीच में समानताएं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप जाति से जगत की तरफ जाएंगे, ओवरऑल आपको कम कैरेक्टर मिलेंगे, बस समान लक्षण कि भाई सेल वॉल नहीं है और हेटेरोट्रॉप है, ये एक समान लक्षण है। लेकिन मेमोरी ग्लैंड पाया जा रहा है, ठीक है ना, स्तन ग्रंथि पाई जा रही, ये एक विशिष्ट लक्षण है। तो जैसे जैसे आप जाति से किधर जाएंगे, जगत की तरफ, तो विशिष्ट लक्षण या ओवरऑल जो लक्षण है वो कम होते हैं। जितने ऊपर का वर्गक होगा समान लक्षण उतने कम होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर का कौन सा है बताओ, वर्ग, तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ग। अगला देखिए, कह रहा वर्गीकरण की मूल इकाई, यह सबसे छोटा वर्गक, इधर देखो सबसे छोटा, सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, जाति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, जाति। जगत तो सबसे बड़ा वर्गक है, जगत जो है वह तो सबसे बड़ा वर्गक है। नेक्स्ट देखिए भाई, कह रहे संबंधित जेनरा एक में आते हैं, तो बेटा संबंधित जेनरा किस में आ जाएंगे, फैमिली यानी कि कुल में आ जाएंगे। संबंधित जातियां एक जीनस एक जेनरा में आएंगे, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कुल, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या, इस तरीके से कोई एक किंगडम है, जगत है, उस जगत के दो फाइलम हैं, फाइलम एक फाइलम दो, फाइलम एक फाइलम दो। अब फाइलम दो में क्या हो जाएगा, चार वर्ग हैं, वर्ग एक दो तीन चार, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें ऐसे मान लेते हैं कि दो ऑर्डर हैं, यानी कि गण एक गण दो। इसमें मान लेते हैं एक ही कुल है, एक कुल। अब मान लेते हैं इसमें क्या है, बहुत सारे जीनस हैं, जीनस यानी कि जेनरा एक दो तीन। तो ये जो संबंधित जेनरा हैं ये मिलके क्या करते हैं, कुल बनाते हैं, फैमिली। तो आंसर क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि फैमिली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कह रहे टेक्सॉन वर्गक शब्द प्रयुक्त होता है, टेक्सॉन किसी भी लेबल की कैटेगरी को, ठीक है ना बेटा, किसी भी, जब आप बात करते हैं वर्ग की पद अनुक्रम की, तो वर्ग की पद अनुक्रम में टेक्सोनॉमिकल हायरकी में किसी भी स्तर की, किसी भी लेबल की, किसी भी स्तर की, किसी भी लेबल की, किसी भी रैंक की कैटेगरी का जो रिप्रेजेंटेशन है वह टेक्सॉन है, ठीक है ना। टेक्सॉन अगर सिंगुलर है एक वचन तो कह दिया जाता है टेक्सॉन, और अगर प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, तो कह दिया जाएगा टेक्सा। चलिए अब सवाल कर लेते हैं, कह रहा वंश, कह रहा टेक्सॉन शब्द जो है वह प्रयुक्त होता है वंश व जाति श्रेणी के लिए, इनके लिए भी हो सकता है, वंश और जाति के लिए नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वंश और जाति के लिए भी हो सकता है, लेकिन किंतु परंतु बंधु, इस सवाल का ये जो ऑप्शन है पहला, अगर हमने पहला ऑप्शन टिक कर दिया तो इसका ये मतलब निकल के आएगा कि यह सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, वंश और जाति के लिए, जो कि ठीक नहीं है, यानी कि ये गलत है। कह रहा संघ तक की श्रेणी के लिए, ये भी गलत है। केवल जाति संकेत पद के लिए, कह रहा वर्गीक पदानुक्रम में किसी भी श्रेणी के लिए, मैंने बताया ना, किसी भी रैंक, किसी भी लेवल के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेक्सॉन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सिंगुलर फॉर्म में है, एक वचन में है, तो बेटा क्या कहेंगे, टेक्सॉन, ये शब्द यूज किया जाएगा। बहुवचन के लिए टेक्सा शब्द यूज कर लेंगे, और सही उत्तर हो जाएगा चौथा। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी भी वर्ग की श्रेणी के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो अभी देखो हमने अभी बात करी वर्गक यानी कि टेक्सॉन, उसी सवाल को पूछने का तरीका बदल गया है बंधु, आंसर हो जाएगा वर्गक। कह रहा वंश समान व संबंधित वर्गों का एक समूह होता है, नहीं। संघों का एक समूह होता है, नहीं। जातियों का, हाँ, ठीक है। समान और संबंधित जातियां, समान और संबंधित जातियां वह क्या करते हैं, तो आप कहेंगे वह मिलकर
एक वंश का निर्माण करते हैं, यानी एक वंश में बहुत सारी संबंधित जातियां होंगी। एक वंश में क्या हो जाएगा, बहुत सारी संबंधित जातियां होंगी। जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं यहां पर, सोलेनम मेलॉन्जीना, है ना, या हम लोग कह सकते हैं कि सोलेनम ट्यूबरोसम, या हम लोग कह सकते हैं कि सोलेनम नाइग्रम। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये क्या एक वंश है और इसमें ये 3 जातियां हैं, तो संबंधित जातियों का जो समूह है वह वंश हो जाएगा। अगला देखिए, हाँ ये पहचानना है हमको भाई। कह रहे नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें जो विभिन्न जीवों को, मतलब कुल मिला के आगे यही लिखा होगा कि एबीसीडी पहचानो। हाँ, एबीसीडी के लिए सही विकल्प चुनो। चलो भाई आंसर करो। तो ये क्या हो जाएगा इधर, कॉर्डेटा। ए का मतलब क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा। बी का जो क्लास है वो क्या हो जाएगा, इंसेक्टा। सी क्या पूछा है, फैमिली। तो आम जो है बेटा, आम की फैमिली होती है एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एक बीजपत्री, यानी कि मोनोकोटिलिडन। ठीक है भाई, आ जाओ अब पहचान लेते हैं। कॉर्डेटा, इंसेक्टा, एनाकार्डियेसी, मोनोकॉट। कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के 2 ऑप्शन है, यानी कि ये और ये तो पहले ही गलत हो गए। कॉर्डेटा इंसेक्टा सही, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी सही है। नीचे लिखा हुआ है डाइकार्डियेसी डाइकोटिलिडन। क्या लिखा हुआ है, डाइकोटिलिडन। बेटा जबकि ये जो है डाइकोटिलिडन नहीं होगा इसका आंसर, तो हम लोग क्या आंसर कर लेंगे बेटा, ध्यान से सुन लीजिए। इधर देखिए आप, गेहूं जो है वो मोनोकॉट होता है, डाइकॉट नहीं होता। तो जहां पर ये डाइकॉट लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, एबीसीडी के लिए सही बात पहली है। कह रहे जैविक शब्दावली में समान जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन कर प्रजनन योग्य वंशज उत्पन्न करने में समर्थ है कहलाता है। समझो आप भाई, समान जीवों का समूह जो क्या करता है, पैदा करता है, पैदा करने लायक, पैदा संतानें पैदा करना। रिप्रोडक्शन की सही डेफिनेशन क्या होना चाहिए कि पैदा करने लायक संतानें पैदा करना। और ऐसे जीवों का समूह जो क्या करता है, प्रजनन योग्य संतानें उत्पन्न करता है। ये जीव एक ही जाति के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ये जीव क्या होते हैं बेटा, तो आप कहेंगे एक ही जाति के सदस्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति। आगे देखिए, कुंजी एक वर्ग की सहायता साधन है जो जीवों को पहचानने के लिए प्रयुक्त होता है। कुंजी का प्रत्येक कथन कहलाता है लेड, यानी कि जो मार्गदर्शन करे, लीड करे, जो मार्गदर्शन करे, तो आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक। ठीक है ना, ये अपने को ध्यान में रखना है। की में क्या है, 2 स्टेटमेंट होते हैं जिसे हम लोग क्या कहेंगे, डबलेट। लेकिन बेटा ये जो है, ठीक है ना, ये कपलेट जिसे आप कह रहे हैं ना, कपलेट, कपल मतलब 2, कपल मतलब क्या होता है, 2। तो कपलेट जो है यानी कि युग्मित, वो 2 स्टेटमेंट के लिए है। अब उसमें से एक स्टेटमेंट, एक कथन क्या कहा जाएगा, तो लीड यानी कि मार्गदर्शक कहा जाएगा। देखिए इसमें ए या बी, ये दोनों उत्तर देख के आपको घबराना नहीं है। ये उत्तर नहीं कर देना आपको कि सर इसमें ए और बी दिया हुआ है। हमने कपलेट युग्मित के बारे में पढ़ा था, और जब हम सर कुंजी पढ़ रहे थे तो हमने सर मार्गदर्शक के बारे में पढ़ा था। भाई ए और बी, बोथ ऑफ अबव, या इस तरीके के ऑप्शन देके हमें इमोशनल नहीं हो जाना है, हमें भावुक नहीं हो जाना, हमें सही उत्तर करना है, वो हो जाएगा मार्गदर्शक। आगे देखिए, कह रहा वनस्पति उद्यानों का मुख्य उद्देश्य यह प्रदान करना होता है। पहला ऑप्शन देख, चलिए ऑप्शन का आंसर करते जाइए, 10 सेकंड का समय आपके पास है, फिर मैं आंसर बता दूंगा। 10 सेकंड का समय मैं आपको दिए दे रहा हूं। चलिए, कह रहा आनंद लेने हेतु ट्रॉपिकल पौधों के लिए संरक्षण, एक्स-सिटु संरक्षण, जंगली जीव जंतु, वनस्पतिक उद्यान है तो पहली बात तो क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं जंगली जंतु वाला।
ठीक है, सिर्फ ट्रॉपिकल पौधे नहीं, आप कहेंगे ये क्या है, एक तरीके का एक्स सीटू संरक्षण है। एक्स सीटू का मतलब क्या हो जाएगा, बही स्थाने, बही स्थाने। और इन सीटू का मतलब होता है स्वस्थाने, जो जहां पर है अगर उसको वहीं पर संरक्षित किया जाए, जो जहां पर है अगर उसको वहीं पर संरक्षित किया जाए, ठीक है ना, जो जहां पर है अगर उसको वहीं पर संरक्षित किया जाए, तो ये क्या होता है, इन सीटू कंजर्वेशन होता है। ये क्या होता है बेटा, इन सीटू कंजर्वेशन होता है। हम इसे क्या कहेंगे, स्वस्थाने संवर्धन कह देंगे, परिरक्षण कह देंगे। लेकिन कोई बाहर से पौधा लाके और फिर किसी जगह पर परिरक्षित किया जाए, ठीक है, कंजर्व किया जाए, तो इसे क्या कहेंगे, एक्स सीटू संरक्षण। आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला देखिए, कह रहे एक वार्ग की सहायता साधन है, कुछ तो है, फिल इन द ब्लैंक्स वाली बात है। कह रहे एक वार्ग की सहायता साधन है जिसमें दिए गए क्षेत्र में पौधों के वास स्थान और उनके वितरण की सही सूचना होती है, और यह एक विशेष स्थान में पाए जाने वाले पौधों की जाति की सूची भी प्रस्तुत करता है। फ्लोरा हो जाएगा इसका उत्तर, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है फ्लोरा, ठीक है। कह रहे एक वर्ग की पदानुक्रम में हम जैसे जैसे जाति से संघ की ओर जाएंगे तो सामान्य लक्षण, ये देखो बेटा, सामान्य लक्षण और समान लक्षण दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है। ऐसे समझो कि जब आप क्या करोगे, इधर जाति लिख रहा हूं मैं, जाति, और इधर मैं लिख रहा हूं जगत या संघ, जो भी है ना, किंगडम। तो बेटा क्या होता जाएगा, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, सुनिएगा ध्यान से, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं यानी कि विशिष्ट गुण, विशिष्ट गुण, उनकी संख्या कम होगी। लेकिन जो जनरल कैरेक्टर हैं, जनरल कैरेक्टर, आप कहेंगे कि सामान्य लक्षण, वह बढ़ेंगे, ठीक है ना। जो जनरल कैरेक्टर है बेटा वो बढ़ते जाएंगे। आगे देखिए, पादप वर्गीकरण हेतु प्रयुक्त इकाइयों में से निम्न में से कौन सा प्रत्यय वर्गीकरण की कुल फैमिली की श्रेणी को दर्शाता है। बात इतनी सी है, आंसर करिए, फिर मैं आपको बता देता हूं सवाल का मतलब क्या है। सवाल का सिर्फ इतना सा मतलब है, वह आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं कि जब आप फैमिली लिखते हैं, जब आप फैमिली का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब आप फैमिली लिखते हैं या जब आप फैमिली का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें क्या हो जाता है, आखिरी में आप कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, एसी। क्या यूज करते हैं बेटा, एसी। एनाकार्ड जैसे एनाकार्डिएसी, सोलेनेसी, फेबिएसी या पोएसी या रोजिएसी या विंटरेसी, एसी लगा रहे हैं आप, एस्टरेसी, है ना, ब्रेसिकेसी, तो आप क्या कर रहे हैं, आखिरी में एसी लगा रहे हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि पादप वर्गीकरण में कौन सा प्रत्यय ऐसा है जो फैमिली यानी कि कुल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फैमिली यानी कि कुल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एसी लगाओ फैमिली बनाओ, ये प्लांट की बात है इसको गलत गलत अर्थ मत लीजिए, एसी लगाओ फैमिली बनाओ, ये प्लांट पादप वर्गीकरण की बात है। आगे देखिए, वंश दर्शाता है एक व्यक्तिगत पौधे या जंतु को, पौधों या जंतुओं के संग्रहण को, पौधे या जंतुओं की समीपस्थ जातियों के समूह को। सही बात है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। और ये भी क्या है, इस लैंग्वेज के साथ ये सवाल इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। मुझे क्यों लग रहा है कि ये उठ के आ जाएगा सीधे सीधे। निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों का एक परिभाषित लक्षण है, नहीं, वृद्धि तो नहीं है, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता, ठीक है ना, बैक्टीरिया कौन सी आवाज करता है तुम्हारे पास, प्रजनन, अभी बताया, खच्चर जो खच्चर हो गया, जो क्या है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, उन सब में नहीं होता। बाह्य उद्दीपन के प्रति प्रक्रिया, प्रतिक्रिया यानी कि चेतना, ये हो जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया।
अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, नीट में आने लायक सवाल है। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से ये भी क्या इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से मेल करें और सही विकल्प चुने। अच्छा, तो कुल का मतलब फैमिली क्या हो जाएगा, सोलेनेसी। ठीक है, देखो मिल रहा है क्या, ए के सामने क्या लिखा जाना चाहिए, 5। अच्छा, 5 के सामने ए लिखा जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही ऑप्शन है। बाकी आप चाहें तो पूरा मिला सकते हैं, अब तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। हाँ, इसमें वंश क्या हो जाएगा, सोलेनम। ठीक है, जाति क्या हो जाएगा, ट्यूबरोसम, है ना। और क्या क्या रह गया, इधर देखिए जरा, संघ जो है, तो संघ इसमें क्या हो जाएगा, प्लांटी। संघ क्या हो जाएगा, प्लांटी। ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉलीमोनियल्स। जब एनसीईआरटी ने आपको ऑर्डर पढ़ाया है, ठीक है, तो कॉन्वलवलेसी और सोलेनेसी, कौन कौन सा बेटा, कॉन्वलवलेसी और सोलेनेसी ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर। ये ऑर्डर के टाइम पे पढ़ाया गया है। अगला देखिए, अब कुछ एक क्या करते हैं, थोड़ा सा एसर्शन रीजन टाइप के सवाल कर लेते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ, भारी मात्रा में अभिकथन और तर्क, भारी मात्रा में क्या हुआ बच्चों, अभिकथन और तर्क वाले जो सवाल हैं वो पूछ लिए गए। अच्छा, अभिकथन और तर्क वाले सवाल वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। कभी कभी क्या लिख देंगे, जिसे हम अभिकथन कह रहे हैं वह उसे क्या कह देंगे, कथन प्रथम। और जो दूसरा है तर्क, उसे कह देंगे कथन द्वितीय। या तो वो आपसे इस फॉर्मेट में सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि सीरीज शुरू हो रही तो मुझे बताना जरूरी था, या सीधे सीधे एसर्शन और रीजन यानी कि कथन कारण या अभिकथन और तर्क ऐसा लिख के सवाल पूछ लेते हैं। तो नीट का जो न्यू पैटर्न है, हमें तो क्या करना है, हर तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी। ठीक, अब अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से सुनना, आंसर कैसे करते हैं वो भी सुन लीजिए, यहां पर लिख देता हूं मैं, एक बार बता देता हूं। पहला ऑप्शन कैसे आएगा, सम, अगर कुछ नहीं लिखा है तो ऑप्शन 1 2 3 4 कैसे करना है। हम कहेंगे कि अभिकथन तथा कारक, अभिकथन तथा तर्क दोनों सही हैं, अभिकथन तथा तर्क दोनों सही हैं, एवं तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। ठीक, दूसरा हो जाएगा कि दोनों सही हैं, दोनों क्या है, सही हैं, और ये जो है सही व्याख्या नहीं करता है। फिर तीसरा बन जाएगा कि अभिकथन सही है, तर्क गलत है, अभिकथन सही है तथा तर्क गलत है, तथा तर्क गलत है। ठीक है जी। और चौथा जनरली जो बनता है वो क्या है, कि अभिकथन गलत है। कभी कभी दोनों गलत लिख देता है, कभी कभी कहता है कि अभिकथन गलत है, तर्क सही है। कभी कभी ऐसा आ जाएगा, या ऐसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दोनों गलत है। एक ही सेट बनाएगा, 4 ऑप्शन देगा, तो चौथा के लिए जो संभावना है वो ये हो सकती है। चलो अब सवाल पढ़ लो। अभिकथन में क्या दिया गया है, कह रहा सजीव आंतरिक और बाह्य वृद्धि करते हैं। बच्चों बाह्य वृद्धि जो है निर्जीव करते हैं, कौन करते हैं, निर्जीव। और आपको पता है अगर अभिकथन गलत हो जाए तो फिर हमारा उत्तर क्या हो जाता है, चौथा। चलो इधर देखो, कह रहा कुंजियां विश्लेषी होती हैं, हाँ एनालिटिकल होती हैं। कह रहा कुंजियां युग्मित पर आधारित होती हैं। देखो ये बात तो सही है, लेकिन क्या वह सही व्याख्या कर रहा है, तो आप कहेंगे कि वह सही व्याख्या नहीं कर रहा। और सही व्याख्या क्यों नहीं कर रहा, भाई विश्लेषण कैसे करते हैं, एक को सेलेक्ट करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं। अगर तर्क में ऐसा लिखा होता
कि कुंजी में युग्मित होते हैं, जिसमें से एक कथन को हम क्या करते हैं, मान्यता देते हैं, और दूसरे को हम क्या करते हैं बेटा, अमान्य करार दे देते हैं। तब तो पता चलता कि हम विश्लेषण कर रहे हैं, तब तो पता चलता कि हम एनालिसिस कर रहे हैं। आप क्या एनालाइज कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए बेटा। कह रहा वह प्रणाली, ठीक है, वह प्रणाली जिसमें नाम के साथ दो घटक होते हैं द्विपद नामकरण कहलाती है। ये सही है स्टेटमेंट। कह रहा वह प्रणाली जिसमें नाम के साथ दो घटक होते हैं वह द्विपद नामकरण कहलाती है। अच्छा, तीसरा तर्क देखिए। कह रहा द्विपद नामकरण में पहला नाम जाति नहीं, वंश का होता है पहला, और दूसरा नाम वंश नहीं, दूसरा जो है वो जाति का होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही दूसरा गलत। देखो भाई, अभिकथन सही है, तर्क गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, या एबीसीडी के फॉर्म में आप कह सकते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि जो लिविंग वर्ड है उतना महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं है। बेटा एनसीईआरटी के सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये समझिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी के सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं वो सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और क्यों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि बच्चों क्या हो जाएगा, आपको कभी भी सवाल मिलेगा उसके सही जवाब पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो ये पूछ ले कि जो आम है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका, और चाहे वो क्या करे, जेनेटिक्स का कोई बहुत टफ सा सवाल दे दे कि F1 जनरेशन में इतने सीड बने, F1 F2 में इतने बने, बताओ कितने कैसे होंगे। आप चाहे कैलकुलेट करके एक बड़ा सा आंसर, बड़े से प्रोसेस के बाद गुजरे, एक बड़ी प्रक्रिया के बाद आप उत्तर दें, और चाहे आप सीधे टिक करें, अगर आपने सही जवाब को टिक किया है, अगर आपने सही जवाब को टिक किया है, तो बच्चों ये मान के चलिए आपको नंबर 4 ही मिलने हैं। तो एनसीईआरटी में जो कुछ भी है, आपके एनटीए के सिलेबस में जो कुछ भी है, मेरी समझ से वह सब इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब उसमें यह है कि किसी से ज्यादा सवाल आ जाए, किसी से कम आ जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि लिविंग वर्ड से सवाल आएगा तो छोड़ दोगे, बताइए। ऐसा तो है नहीं कि इधर जो है लिविंग वर्ड से सवाल आया तो आप छोड़ दोगे, या एनिमल हस्बेंड्री का सवाल आया तो आप छोड़ दोगे, या माइक्रोब्स का सवाल आया तो छोड़ दोगे। नहीं सर, डाइजेशन चले चैप्टर का सवाल आएगा तो करेंगे सर। सर न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का सवाल आएगा तो करेंगे सर। सर एक्सक्रीशन का अगर कोई सवाल पूछा जाए, है ना, और यूरिन फॉर्मेशन की अगर प्रक्रिया पूछ ली जाए सर, उसका सवाल कर देंगे सर। सर अगर हमसे जेनेटिक्स का सवाल पूछा जाएगा तो कर देंगे सर। ऐसा थोड़ी है। आपको तो क्या करना है बेटा, सारे सवाल करने हैं और ज्यादा से ज्यादा अंक जो है वो अर्जित करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। राइट, क्यों? क्योंकि जब आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करेंगे तभी तो आप क्या करेंगे, सिलेक्शन के नजदीक करीब जाएंगे और सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जाम टफ नहीं है बेटा। आप जान रहे हैं पेपर कैसा आता है। पेपर अगर आप देखें तुलनात्मक रूप से, तो आज का पेपर देखें और आज से 5 साल पहले के पेपर देखें, तो अगर आप आज से 5 साल पहले के पेपर देखेंगे तो एक जो लेबल होता है ना, एक जो कंपैरेटिव बात है, तुलनात्मक, मैंने पहले ही बोला पहले के पेपर थोड़ा सा कठिन होते थे, है ना, पहले के पेपर थोड़ा सा कठिन होते थे। पहले के जो पेपर्स हैं, पहले के पेपर्स की तुलना में आजकल का जो पेपर है कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन पहले नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होते थे, आज नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा है। यानी कि बात इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है कि पेपर पहले से आसान हुआ है लेकिन सिलेक्शन जो है वो कठिन हुआ है। पेपर पहले से अधिक आसान हो चुका है लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट, परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। और बच्चों चूंकि परीक्षार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए सिलेक्शन थोड़ा सा कठिन हो गया है, चयन की प्रक्रिया कठिन हो गई है। राइट, तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। ये जो सीरीज चल रही है नीट के पहले तक लगातार चलती रहेगी। हम आपको बहुत सारे ढेर सारे सवाल कराते रहेंगे हर चैप्टर में। राइट, हाँ, और आज जो है लिविंग वर्ड चैप्टर जो था जीव जगत, हमें क्या करना है, उसमें इतने ही सवाल करने थे बेटा। हमें उसमें क्या करना था, इतने ही सवाल करने थे।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्या करेंगे, ये सारे सवाल करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे, जो भी टेस्ट आपको दिया जा रहा है वो टेस्ट करते रहेंगे। और बच्चों 24/7 24 घंटे 7 दिन रात दिन एकदम रगड़ के मेहनत करिए, है ना, ताबड़तोड़ मेहनत करिए, झमाझम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और अपने मन में ठान लीजिए 24 घंटे आपके दिमाग में एक ही चीज गूंजनी चाहिए, क्या, कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।